Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the economics for class 12th and it is our fifth part. In this part we understand about the chapter number 7, that's name is aggregate demand, aggregate supply and related concept. Our today's topic is the propensity to save. इसके पहले हमने propensity to consume की बात की, यानी कि इनकम लेवल में जैसे जैसे बदलाव आती है उसी तरीके से कंजप्शन में भी बदलाव आता है, और वो दोनों बदलाव क्या करते हैं या दोनों चीज़ें कंजप्शन और इनकम क्या करते हैं, हमारे प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी संभावनाओं को रिप्रेजेंट करती है, उन संभावनाओं को जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, कंज्यूम करने की बात करते हैं। ठीक उसी तरीके से प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करते हैं। तो नॉर्मली केन्स की अगर देखें, केन्स के थॉट्स के अकॉर्डिंग, तो इसमें बताया गया था कि प्रोपेंसिटी टू सेव की अगर बात करें तो कंजप्शन, जिससे पहले मैंने बताया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जितना हम कमाते हैं उतना सारा कंज्यूम नहीं करते, तो जो कंज्यूम नहीं करते दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सेविंग्स, वो हमारी सेविंग्स का पार्ट होता है और वो भी हमारे प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे केन्स क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू केन्स सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ अ इनकम। सेविंग क्या है, इनकम का एक फंक्शन है एंड सेविंग डिपेंड्स ऑन द इनकम। सेविंग्स क्या होती है, इनकम के ऊपर डिपेंड्स करती है। अगर इनकम हमारा बढ़ेगा तो सेविंग्स भी बढ़ेगी, इनकम हमारा कम होता है तो सेविंग्स भी कम होती है। इनकम नहीं होता है, इफ y इज इक्वल टू 0 तो देयर इज सेविंग की पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती है, सेविंग्स हमारे पास नहीं होती है। इसलिए क्या है, सेविंग जो होती है वो इनकम का एक फंक्शन होता है। आगे इन्होंने कहा दस द प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ अ सेविंग्स टू इनकम एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। प्रोपेंसिटी टू सेव की जब बात करते हैं तो ये वो रेशियो होता है कि रेशियो ऑफ सेविंग्स, सेविंग्स का वो रेशियो होता है टू द डिफरेंट टू द इनकम एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। कहता है सेविंग्स इनकम का वो लेवल होता है या वो रेशियो होता है जिसमें हम इनकम के डिफरेंट लेवल पे मेंटेन करने का काम करते हैं। जैसे जैसे हमारे पैसे बढ़ते रहते हैं उसी हिसाब से हम सेविंग्स को मेंटेन करने अलग अलग लेवल पर। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है 20% ऑफ हम सेविंग्स को मेंटेन करना, मेरे दिमाग में है कि मुझे अपनी इनकम का 20% क्या करना है, सेव करना है। तो मैं जब 10,000 कमा रहा हूँ तो मैंने क्या करना है, 2,000 सेव कर लेना है। ये क्या, ये एक रेशियो, यही रेशियो जो रिप्रेजेंट करता है वो प्रोपेंसिटी टू सेव को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए मैंने 20,000 कमाना है तो उसमें से 4,000 को क्या करना है, सेव कर लेना है। दिस इज नोन एज अ प्रोपेंसिटी टू सेव। अकॉर्डिंग टू पीटरसन द प्रोपेंसिटी टू सेव मे बी डिफाइंड एज अ शेड्यूल शोइंग द अमाउंट दैट विल बी सेव एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। ये कहते हैं पीटरसन कि भाई जो हमारी प्रोपेंसिटी टू सेव है वो ऐसे शेड्यूल को रिप्रेजेंट करती है जिसमें ये बताया जाता है, बताने का काम कहता है कि अलग अलग लेवल ऑफ इनकम होने पे हम अलग अलग तरह की सेविंग्स को मेंटेन करते हैं या फिर हमारी सेविंग्स क्या होती हैं। अब यहां पे हम बात करेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव के कॉन्सेप्ट कितने तरह के होते हैं। तो नॉर्मली अगर देखें प्रोपेंसिटी टू सेव जो होता है वो भी दो तरीके का होता है। पहला एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब दोनों में चेंज क्या है, मार्जिनल एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में क्या था कि APC था और फार्मूला क्या था इसके साथ साथ C/Y। यही चीज अब बदल जाएगी APS में और C की जगह पे क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। यानी कि APS प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स इज इक्वल टू सेविंग अपॉन इनकम, यानी सेविंग अपॉन इनकम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। और ठीक इसी तरीके से मार्जिनल प्रोपेंसिटी में क्या था, MPC हम लिखते थे और उसमें था डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। तो यहां पे Y में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन यहां पे C की जगह पे हम क्या करेंगे, S कर देंगे। यानी कि फार्मूले में दोनों में बहुत बदलाव नहीं है, बस S की जगह पे C और C की जगह पे S है। इसको भी समझाने के लिए मैंने जैसे पहले अभी आपको लिया कि हमारे पास क्या है, सेविंग्स का है कुछ कॉन्सेप्ट। मान लीजिए हमारे पास इनकम हम अगर ले लेते हैं, इनकम हमारा यानी कि Y रिप्रेजेंट इनकम और S रिप्रेजेंट सेविंग्स। अगर हम
y और s की बात करते हैं तो मान लीजिए हमारे पास पहले 100 रुपये थे, तो हम क्या कर देते, 20 रुपीज़ को सेव करते थे। अभी 200 हो गए, हमने 40 रुपीज़ को सेव कर लिया। तो इन दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है? तो अगर हम पहले वाले की बात करें, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी की बात करें, तो पहला हमारा ये है, दूसरा हमारा ये है। तो इस सिचुएशन में अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एवरेज प्रोपेंसिटी की यानी ए पी एस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई, यानी कि 20/100 इज इक्वल टू 20%। यानी कि 20% ऑफ इनकम को हम क्या कर रहे हैं, 20 यहाँ 20% इनकम को हम क्या कर रहे हैं, सेव करने का काम कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से सेकंड वाले का निकल जाएगा, लेकिन जब यही मार्जिनल प्रोपेंसिटी की तरफ मूव करेगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को, तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि हम इसको मान लेंगे y1 और ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा s1 और ये हो जाएगा s2। थोड़ा समझिएगा इसको ध्यान से। s1 और s2 की सिचुएशन में क्या होगा कि ये जब हम बात करेंगे तो हम पहले डेल्टा s निकालेंगे, तो s2 माइनस s1, तो यहाँ पे s हमारा कितना है, पहले s2 40 है और s1 20 है, यानी कि डेल्टा s इज इक्वल टू 20 हमारे पास आ गया। ठीक, हम बात करेंगे डेल्टा y, तो ये y2 माइनस y1, पहले y हमारा कितना था, y2 था y2 200 है और y हमारा 100 था, यानी कि डेल्टा y इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो अब हमें दोनों मिल गया, डेल्टा x भी, डेल्टा s भी मिल गया और डेल्टा y भी मिल गया। तो हम इसको क्या करेंगे, फार्मूले पर रख लेते हैं, MPS इज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा y। हमारा 20/100 है, तो ये हो जाएगा 0.2, यानी कि केवल 20% ऑफ इनकम हम क्या कर पा रहे हैं, सेव कर पा रहे हैं। यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ समझाया है, यहाँ कह रहा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो बिटवीन द टोटल इनकम एंड टोटल सेविंग्स एट द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। अलग अलग एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट लेवल पे टोटल इनकम क्या हो रहा है, टोटल सेविंग्स क्या हो रही है, उन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है वो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स होता है, यानी कि एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कहता है डज व्हेन डज द सेविंग बिकम नेगेटिव। सेविंग कब नेगेटिव होती है यार, सीधी सीधी बात है, जब सेविंग हमारी नेगेटिव तब होगी जब क्या हो, कंजप्शन इनकम से ज्यादा हो, खर्चे हमारे ज्यादा हो हमारे इनकम से। वो कहा होता है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो उस सिचुएशन को अगर ये रिप्रेजेंट करता है तो उस सिचुएशन में हमारा जो सेविंग होगा वो क्या होगा, नेगेटिव कर्व को मेंटेन करेगा। इज दैट क्लियर? कहता है नेगेटिव सेविंग्स इज अ टर्म एज अ this savings which signifies the situation where the consumption C exceed income Y। कंजप्शन का हो, जहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा हो किससे, Y से, वो सिचुएशन हमारी रिप्रेजेंट करती है ऐसी कंडीशन को जहाँ पे हमारा जो सेविंग्स होता है वो निगेटिव होता है, यानी कि हम अपने सेविंग्स बचाए हुए कुछ पैसे को ही यूटिलाइज करने का काम करते हैं। एज अ रिजल्ट द कंपोनेंट्स S becomes the negative in Y is equal to C plus S, यानी कि सेविंग इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग, सॉरी इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग्स। इन अदर वर्ड द पास्ट सेविंग्स आर यूज इन द कंजप्शन। और इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारी टोटल इनकम जो होती है वो कंजप्शन और सेविंग्स के बराबर होती है। अगर कंजप्शन हमारा क्या हो, ज़्यादा हो और इनकम हमारी कम हो, तो हम क्या करते हैं, हमारी पास्ट सेविंग जो पहले के हमने पैसे बचाए हुए हैं उसको इस्तेमाल करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से ये ग्राफ हमारा क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। इलस्ट्रेशन की बेसिस पे समझे कि अगर इनकम हमारा क्या है 100 है, 100 करोड़ और सेविंग 50 करोड़ से है, तो इसको मैंने एटलीस्ट समझा तो दिया है, फिर भी एक बार समझा देते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि प्रोपेंसिटी आपको निकालना, प्रोपेंसिटी टू सेविंग यानी कि एपीएस निकालना है आपको। एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास कुछ दिया हुआ है कि मान लीजिए क्या है, इनकम हमारा वो 100 करोड़ है और सेविंग्स है 50 करोड़। तो दोनों के बीच में एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग्स क्या होगी, तो ए पी एस इज इक्वल टू 50/100/0.5, यानी 50% अमाउंट को क्या कर रहा है, वो सेव करने का काम कर रहा है।
लिखा भी है, दिस इंडिकेट्स दैट एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम in the economy the 50% of the income is saved and the rest of the 50% is consumed, यानी 50% वो कंज्यूम कर रहा है और 50% को सेव करने का काम कर रहा है। थोड़ा सा अब अगले एग्जांपल को अगर देख लेते हैं, इसमें इनकम दिया हुआ है और सेविंग्स दी हुई है, तो हम Y से इनकम को इंडिकेट करेंगे और ऐसे सेविंग्स को इंडिकेट करेंगे। Y एंड S। Y की अगर बात करें 300, 600 हमारा इनकम है और उसके साथ साथ सेविंग्स क्या है 60 और 240। तो इन दोनों के बीच में अगर हम देखें प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स, यानी कि हम इसमें यहाँ निकालते हैं APS इज इक्वल टू S अपॉन Y, तो यहाँ पे 60 अपॉन 300 इज इक्वल टू 0.2, और दूसरे में अगर निकालते हैं यही चीज़ तो 240 अपॉन 600 इज इक्वल टू 0.4। तो ये हमारी APS आ जाती है। इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर लिया जाए थोड़ा सा, तो ये इनकम हो गया और ये हमारी सेविंग्स हो गई। तो इनकम हमारी 300 एंड 600 की बात करता है, सेविंग्स 60 एंड 240 की बात करता है। ये 300 हो गया एंड 600, ये 60 हो गया एंड 240। तो नॉर्मली देखें तो 300 इनकम थी तो 60 की सेविंग होती थी, और वहीं पे जब हमारे पास इनकम क्या हो गया 600 हो गया तो सेविंग्स हमारी 240 की हो गई। तो अब इस सिचुएशन में थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है, हम इस ग्राफ को जब मिलाएंगे तो थोड़ा सा ये निगेटिव की तरफ मूव करेगा, और निगेटिव मूव करेगा 50 पे। अब ये है क्या, नॉर्मली देखें तो आप ग्राफिकल जब प्रॉपर ग्राफ पेपर बनाएंगे जिस तरह से इसमें बनाया गया है तो उस तरीके से ये रिप्रेजेंट करें। तो ये पॉइंट हमारा A हो गया, ये पॉइंट हमारा B हो गया। तो A पॉइंट पे हमने देखा कि हमारा APS इज इक्वल टू कितना है 0.2 आया है, और पॉइंट B पे APS इज इक्वल टू 0.4 आया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज को अगर देख भी लें, समझ भी लें, तो साफ साफ यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ पे जो इनकम है, इनकम का 20% केवल सेव किया जा रहा है, और यहाँ पे इनकम का 40% सेव करने का किया जा रहा है। अब बात आती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के सेकेंड कॉन्सेप्ट की, जिसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, अभी तक हमने केवल प्रोपेंसिटी टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग की बात की। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की जब बात करें तो थोड़ा सा मैं इसी एग्जांपल को लेकर चलूंगा, जबकि फार्मूला आपको मैं पहले बता दूं। APC में जब हमारे पास था तो C अपॉन S था, सॉरी C अपॉन Y था, और MPC में यही क्या था डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। ठीक यही चीज़ APS में होता कि S अपॉन Y था, और MPS में था डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y होगा। तो यानी कि हमने आपको बताया कि डेल्टा S को निकालने के लिए क्या करना होगा, S2 माइनस S1 करेंगे, यानी कि जो चेंजेस आ रहे हैं पहले और दूसरे के बीच में उसको निकाल लेंगे, और डेल्टा Y में भी यही करेंगे, Y2 माइनस Y1 कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा Y1 हो गया, ये हो गया Y2, ये हो गया S1 और ये हो गया S2। तो डेल्टा थोड़ा सा इसको ठीक है। अब यहाँ पे हम डेल्टा S निकाल लें, पहले Y निकाल लेते हैं, डेल्टा Y निकाल लें और डेल्टा S निकाल लें। तो जब डेल्टा Y निकालेंगे और डेल्टा S निकालेंगे तो जैसा कि फार्मूला आपको पहले ही बताया गया है कि अगर इसके बीच में निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा निकलेगा, ये तो ब्लैंक जगह, पहले वाले के साथ कोई कंपेरिजन नहीं हो पाएगा। तो डेल्टा Y अगर निकालना है तो 600 माइनस 300 इज इक्वल टू 300, तो ये 300 आ गया। और डेल्टा S जब निकाल रहे हैं तो 240 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 180। तो अभी यहाँ पे जो हम निकालेंगे MPS इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, यानी कि
एम पी एस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस कितना है हमारा 180 है और डेल्टा वाई 300 है। ये हो जाएगा 0.6 भाई 0.6 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 0.6 हो जाएगा ये। तो ये यानी कि अगर देखें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की अगर बात करें तो 60% हमारा आता है। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी है। नॉर्मली यहाँ पे रखा हुआ है 100, 200, 300 है। और जैसे पहले प्रोसीजर समझाया गया सेम प्रोसीजर को इसको फॉलो किया गया। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये फिगर आएगा इसमें। जैसे इस फिगर को भी हम तो थोड़ा ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमारे पास क्या है 60 है, फिर है 300, 600, 1 2 3 4, ये 300 हो गया, ये 600 हो गया और ये हो जाएगा तुम्हारा 60 50, 100, 150 एंड 200, 250। तो नॉर्मली 60 हमारा यहाँ आ जाएगा एंड इसके बाद 240 है तो 240 हमारा 240 यहाँ जाता है। तो हम पहले इसकी बात करेंगे एंड देन आफ्टर इसकी बात करेंगे। तो अगर देखें आप तो यहाँ से ये अगर हम मिलाते भी हैं तो ऐसे कटेगा हमारा प्रॉपर ग्राफ में जब आएगा ये। तो जैसा कि वो दिया गया कि ये 50 के आसपास आएगा, ये -50 को क्रॉस करेगा, ठीक है, या 5 को। तो एटलीस्ट अगर देखें तो इस तरीके से ग्राफ हमारे बनेंगे। और यहाँ पे जो चेंजेस है यानी हमें जो कैलकुलेट करना है पहली चीज़ तो ये कि यहाँ से यहाँ तक का चेंज है, ये डेल्टा वाई है जो चेंज कितना हो रहा है 300 का चेंजेस आ रहा है इसमें, ठीक है। और ये जो हमारा है ये एस है, डेल्टा एस, इसमें आ रहा है 180 का चेंजेस। तो पहले पॉइंट पे अगर देखें तो पहले पॉइंट में इसके बीच की बात करें तो ए पी एस हमारा जनरेट हो रहा था। मार्जिनल प्रोपेंसिटी तो यहाँ जनरेट नहीं होगी, इसलिए हम इसको चेक नहीं करेंगे। मार्जिनल प्रोपेंसिटी हमको चेक करना है तो हम पॉइंट ए यहाँ बनाएंगे और एम पी एस को जब चेक करेंगे तो 180/300 और ये हो जाएगा 0.6। ये हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग को रिप्रेजेंट करता है कि हम अपनी टोटल इनकम में 60% क्या कर रहे हैं, बचाने का काम कर रहे हैं। अब यहाँ बता रिलेशनशिप बिटवीन द एपीसी एंड एपीएस। एपीएस और एपीसी के बीच में क्या रिलेशनशिप आती है, हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे कहता है द एडिशन बिटवीन द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एपीसी एंड APS इज इक्वल टू 1। ये दोनों के रिलेशनशिप की बात करें तो दोनों इक्वल आते हैं, यानी कि APC इज इक्वल टू APS इज APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। यानी कि APS अगर निकालना है तो 1 माइनस APC कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद APC निकालना है तो 1 माइनस APS हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी कहता है कि बिकॉज ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों की सिचुएशन जो होती है y इज इक्वल टू सी प्लस एस से रिप्रेजेंट होती है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, हम सब में क्या करते हैं, y से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो y डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू, अब c प्लस थोड़ा देख लेगा, यानी कि c अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई। तो y अपॉन वाई एंड c अपॉन वाई अगर देखें तो APC को रिप्रेजेंट करता है c अपॉन वाई, तो ये हो गया APC। और s अपॉन वाई APS को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए s अपॉन वाई ये हो जाएगा APS। तो ये हमारा हो गया 1 इज इक्वल टू APC
प्लस APS, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग एंड कंजप्शंस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और फिर इस तरीके से हम फार्मूले को इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब बात है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड कंजप्शंस। तो यहाँ पे जो दोनों की बात कर रहा है ये भी क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। यानी कि अगर हम MPC प्लस MPS की बात करें तो ये 1 वैल्यू के बराबर होता है, और इनका चेंज क्या होता है, डेल्टा Y इज इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा S होगा, क्योंकि दोनों को चेंज कर रहा है। लेकिन अगर नॉर्मली अगर देखें तो यहाँ पे डेल्टा Y से हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डेल्टा Y इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y प्लस डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। तो ये तो आपस में कट गया, 1 हो गया। इसकी वैल्यू होती है MPC और इसकी वैल्यू होती है MPS। तो इस तरीके से MPC इज इक्वल टू, और ये 1 इज इक्वल टू MPC प्लस MPS। और यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको MPC केवल फाइंड आउट करना है और MS दिया हुआ है, MPS दिया हुआ है, तो 1 माइनस MPS के थ्रू हम क्या करते हैं, MPC को फाइंड आउट कर सकते हैं। दैन सेकेंड थिंग्स, MPS अगर हमको फाइंड आउट दिया है और 1 हमारे पास है, यानी कि हमको मिला हुआ है MPC मालूम है, तो MPC को 1 में से माइनस करके क्या कर सकते हैं, MPS को काउंट कर सकते हैं। So dear students, in this video that's all. If you have any type of the doubt or the query, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.